Hello to all my fellow proud Indians and welcome back to Soldiers of India. आज का वीडियो हम हिंदी में करेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियोस देखें और आज जिन इंडियन आर्मी वेटरन का हम इंटरव्यू लेने वाले हैं वो एक 7th जनरेशन आर्मी ऑफिसर हैं। यस, उनकी 7 पीढ़ियों ने हमारी कंट्री को सर्व किया है और वो उनके पापा और उनके दादाजी सेम बटालियन का हिस्सा रहे हैं, जो बहुत ही फैसिनेटिंग बात है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेजर सुमीत चिब्बर की। सुमीत सर एक बहुत ही फिट, जिंदा दिल और हंसमुख इंसान है और वो बहुत बहुत हेल्पफुल भी हैं। पता है, जब आप कोई काम शुरू करते हैं जिसमें आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि आप कैसे इसमें आगे बढ़ें या उस काम की आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज नहीं होती है, जैसे कि मेरे साथ हुआ था जब मैंने सोल्जर्स ऑफ इंडिया शुरू करने का सोचा था। पर अगर आपका इंटेंशन सही होता है तो भगवान आपको अपने आप कुछ ऐसे लोगों से मिलवा देते हैं, कुछ ऐसे लोगों से जोड़ देते हैं जो आपका जो सफर है वो बहुत आसान बना देते हैं, आपकी बहुत हेल्प करते हैं आउट ऑफ द वे जाके। और उन लोगों में से सुमीत सर का नाम सबसे टॉप पे आता है, जिन्होंने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है इस जर्नी ऑफ सोल्जर्स ऑफ इंडिया में। और बहुत बड़ी बात होती है जब कोई अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल कर आप किसी और की मदद करता है, एंड दैट इज मेजर सुमीत फॉर यू। सच अ वंडरफुल मैन, सो हेल्पफुल, सो डायनामिक। मतलब सुमीत सर एक ऐसे इंसान है जो आप देखेंगे इतने फिजिकली फिट हैं, वो एक जिम फ्रीक हैं, वो अपनी फैमिली को भी उतना ही टाइम देते हैं और अपना बिजनेस भी करते हैं। सो ही इज a complete man and someone that I look up to, I admire a lot. He is such a fun personality. उनके पास इतने सारे किस्से और कहानियां होती हैं आर्मी के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होती हैं। उन्होंने अपनी barely 40 इयर्स की लाइफ में सब कुछ कर लिया है। वो एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, उससे पहले उन्होंने एमबीए कर ली थी। आर्मी से रिटायर होने के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया काफी सालों तक और आज उनका खुद का बिजनेस है। सो यस, इन अ लाइफ ऑफ barely 40 इयर्स ही हैज डन इट ऑल। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज आप लोग उनके मुंह से उनकी ये किस्से और कहानियां सुनेंगे। बहुत मजा आने वाला है। सो यस, मैं अब और टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। लेट्स हेड स्ट्रेट टू द इंटरव्यू। Hi, ma'am. I'm good. How are you? हाय सर, हाउ आर यू? Good afternoon, ma'am. I'm doing well. Thank you so much for inviting me over for this discussion. It's an honor to be here. Sir, the honor is all mine. Thank you so much for taking out time from such a busy schedule and giving me so much of your time for this interview. तो सर, मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी बता दिया है कि आप एक 7th जनरेशन आर्मी ऑफिसर हैं और आपके दादाजी, आपके पापा और आप सेम बटालियन का हिस्सा थे, विच आई थिंक इज वेरी फैसिनेटिंग। तो अगर आप हमें आपके दादाजी और पापा की जो आर्मी की जर्नी है उसके बारे में कुछ बताएंगे और फिर हम आपकी जर्नी की तरफ जाएंगे। सो यस सर। यस मैम, मैं 7th जनरेशन आर्मी ऑफिसर हूँ अपनी फैमिली में। और मेरी फैमिली में एक ट्रेडिशन है ये कि हम लोग डिफेंस फोर्सेस में हमेशा से ही हम लोगों ने ज्वाइन किया है और कंट्री को सर्व किया है। सो मेरे जो दादाजी, मेरे फादर, वो भी एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। इनफैक्ट माय ग्रैंडफादर फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो। और जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, जब ये जंग चल रही थी, तो वो अपनी फैमिली के साथ में, मेरी दादी के साथ में और मेरे फादर और मेरे अंकल्स के साथ में और मेरी बुआ के साथ में, देवर एट मेरठ।
तो मेरठ से उन्हें भेजा गया था बर्मा इस वॉर के लिए, जहाँ पर वो प्रिजनर वॉर हो गए थे, कैप्चर हो गए थे। और 10 महीने तक उनका कुछ पता नहीं था कि कहाँ पर हैं वो। उन दिनों में ना तो ऐसे मोबाइल की सुविधा थी, ना ऐसे फ़ोन की सुविधा थी, ना लैंडलाइन, ना मोबाइल, कुछ नहीं था ऐसा, ना लेटर्स भी नहीं आते रहे। काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सा एक सिचुएशन था। और पूरे परिवार ने ये सोचा कि probably he's been martyred over there, or he's killed in action। और लेकिन 10 महीने के बाद जब ये जंग खत्म हुई और तो वो वापस मेरठ आए, उनको वहां से रिलीज कर दिया गया। पर तब तक मेरी दादी और जो उनकी फैमिली थी, मेरे फादर, मेरे अंकल, मेरी बुआ, वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। और जब मेरे ग्रैंडफ़ादर वहाँ पहुँचे तो उन्हें नहीं पता था कि ये दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं, तो काफ़ी मशक्कत हुई उन्हें ये पता करने की वो दिल्ली में कहाँ हैं। फिर जब वो दिल्ली पहुँचे और जब घर पे आए और उन्होंने जब घर पे दस्तक दी, तो मेरी दादी ने जब खोला दरवाज़ा तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था ये। इनफैक्ट पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। उन दिनों में मेरे फादर की एज वाज़ अराउंड 7 ईयर ओल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि एक 7 साल का बच्चा जब ऐसे पता लगे कि उनके फादर जो हैं वो प्रिजनर वॉर हो गए हैं या शायद किल्ड इन एक्शन हो गए हैं वॉर में। सडनली जब उन्होंने फादर को देखा तो उनके लिए क्या रिएक्शन होगा। और पूरी फैमिली के लिए एक एब्सोल्युटली बिल्कुल एक इमोशनल से भरा माहौल था। मतलब ये तो और बहुत ही सब्सिक्वेंटली ये बहुत ही ब्रिलियंट स्टोरी है मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर फॉर 10 मंथ्स वो भी बर्मा में एंड आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने सोचा था कि शायद ही इज नो मोर एंड देन यू स्टार्ट लिविंग थिंकिंग लाइक दैट और फिर वो सडनली वापस आ गए सो आई कैन इमेजिन कि आपकी फैमिली कितनी इमोशनल और क्या वो मोमेंट रहा होगा दैट्स अमेजिंग एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली, बिकॉज़ प्रॉब्ली अ मिक्स इमोशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सरप्राइज़। तो उसको कैसे बयान कर सकते हैं मुझे नहीं मालूम, कैसे उसको हम बता सकते हैं। बट 1954 में जब रिटायर हुए तो फिर दिल्ली सेटल हो गए थे, पूरी फैमिली दिल्ली सेटल हो गई। एंड देन माय डैड आल्सो जॉइन्ड द फोर्सेस। ही गॉट कमीशन इन 1963। वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई से ही कमीशन हुए थे और उन्होंने 3rd बटालियन ऑफ 9 गोरखा राइफल ज्वाइन किया एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। और उनकी भी फिर जर्नी फौज में ऐसी स्टार्ट हुई। इनफैक्ट ही पार्टिसिपेटेड इन 65 एंड 71 वॉर आल्सो। सो जो मेरा फैसिनेशन था मैम आर्मी ज्वाइन करने का, प्रॉब्ली इट वाज माय ग्रैंडफादर एंड माय फादर ओनली, बिकॉज बहुत सारी स्टोरीज सुनी थी उनके बारे में, दादाजी के बारे में, पापा से सुनता रहता था, अपने अंकल से सुनता रहता था। तो वो एक बड़ा अच्छा मेरे को एक तरह से मुझे मोटिवेट करता था। और लाइक आई वाज सेइंग दैट इट वाज समथिंग व्हिच रियली फैसिनेटेड मी। प्लस जब मैं अपने फादर को देखता था यूनिफॉर्म में उनको ऑफिस जाते हुए, और उनको कैसे वो ट्रूप्स के साथ में बिहेव करते हैं, कैसे वो अपने कोर्समेट से बिहेव करते हैं, क्या कमराडरी उन्होंने वो दिखती थी बटालियन में, यूनिट में। सो वो एक रीज़न था जब मैंने सोच लिया था कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूँगा। और एक और दूसरा रीज़न ये था कि मैं पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा नहीं था। तो मुझे लगा कि आर्मी में जाके थोड़ा इससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन वो मेरी सोच बहुत गलत थी कि जितना पढ़ाई मैंने फौज में किया है, मेरे को लगता है कि मैंने अपनी एमबीए में और स्कूल में और कॉलेज में भी नहीं किया होगा। वाओ और तो सर ग्रेजुअली यूजुअली लोगों को ये प्री कंसीव नोशन होता है कि जो भी आर्मी में जाते हैं वहां मतलब मेजरली फिजिकल फिटनेस पे ही सारा जोर होता होगा बट दिस इज अ रेवलेशन जो आपने बताया है कि वहां पढ़ाई पे भी उतना ही जोर होता है एंड एकेडमिक्स आर गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस व्हिच इज अमेजिंग सर यस मैम, इट इज। एंड द थिंग इज दैट इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैम। जो आप एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का या कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो एग्जाम देते हैं, द डिफरेंस इज कि एनडीए जो होता है वो आप 12th के बाद जाते हैं, जिसमें 4 साल की ट्रेनिंग होती है। 3 साल की ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला में होती है, जहाँ पर ग्रेजुएशन भी उनका करवाते हैं वो लोग। प्लस आपका फिजिकल मेंटल ट्रेनिंग सारा होता है और एकेडमिक्स भी साथ साथ चलता है। और जो कमांड डिफेंस सर्विसेज है वो आप आफ्टर यू डू योर ग्रेजुएशन, उसके बाद में आप जाते हैं। उसके बाद देन यू चूज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। फिर आपका अलग अलग जो भी अकेडमीज हैं वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। बट जैसे मैंने कहा कि ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें लाखों लोग बैठते हैं, और उसमें से फिर कुछ हज़ार जो है रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं, और उनमें से भी कुछ 100 फिर जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू क्लियर करते हैं। फिर उसमें से भी कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो मेरिट लिस्ट में आते हैं और सब्सिक्वेंटली फिर वो अकेडमी ज्वाइन करते हैं। साथ साथ उन दिनों में मैं अपना एमबीए भी कर रहा था। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं कब अपने एमबीए
को कैसे ध्यान दूँ और सीडीएस के लिए कैसे प्रिपेयर करूँ। तो आई यूज्ड टू स्टडी फॉर एटलीस्ट फॉर 3 आवर्स डेली फॉर सीडीएस। रात को बैठ के उसके लिए पढ़ाई करता था और मॉर्निंग और आफ्टरनून में जो भी एमबीए क्लासेस होती थी और शाम को थोड़ा बहुत एमबीए के लिए पढ़ते थे। हुँ। सो ऐसे करके मैम 2 जून को मेरा एसएसबी था। 2 जून 2000 को मेरा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू आया और इलाहाबाद में मेरा इंटरव्यू था, जो जाके मैंने वहाँ जाके क्रैक किया। इनफैक्ट वी वर बैच ऑफ 126, हम लोग 126 लोग थे उस बैच में। 126 में हम 11 लोग हुए थे सिलेक्ट। और जबकि वॉव! इलाहाबाद को ये बोला जाता था कि ये एक रिजेक्शन सेंटर है, सो इट वाज अ शॉक फॉर ऑल 11 ऑफ अस आल्सो कि एकदम से 11 कैसे हो गए, क्योंकि हमसे जो पहला वाला बैच था वो पूरा वॉश आउट हो गया था। वॉश आउट बेसिकली मींस कि कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। अच्छा, और हमारे से जो बाद वाला बैच आया था मैम, वो भी पूरा वॉश आउट हो गया था। और एक वो वॉव! जो फीलिंग आती है जब आप 5 दिन का अपना एसएसबी क्लियर करते हैं और वो आपको एक प्लस साइन देते हैं पहनने के लिए कि आप मेडिकल्स के लिए आपको क्या जाना है और आपका एसएसबी क्लियर हो गया है। तो उस वक्त तो आप अपने आप को एक किंग फील करते हैं। आपको लगता है कि दुनिया मिल गई आपको। बट ये नहीं पता होता कि दुनिया भी आगे बहुत टफ है थोड़ा-सा। तो अकेडमी पहुँचेंगे आप बट और कोई उसके बाद सर तो मतलब मैं यही बताना चाहती हूँ व्यूअर्स को कि एसएसबी क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कम लोग इसे क्लियर कर पाते हैं एंड बहुत सारे लोगों को कई अटेम्प्ट्स लग जाते हैं क्लियर करने के लिए। बट लाइक आई नो सर आपके तो खून में है ये। यू वर बोर्न टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, सो आपने तो आई एम श्योर एक अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया होगा। बट जब आप अपने फादर को यूनिफॉर्म में देखते थे तो क्या फीलिंग आती थी? मतलब आपको लगता था कि मेरे पापा कुछ अलग कर रहे हैं या कुछ मतलब एक उनकी जॉब को लेके एज़ अ चाइल्ड आपकी क्या थिंकिंग थी? मैम सबसे पहले तो ये है कि आर्मी, वी कांट टर्म आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एज अ जॉब। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली, तो ये एब्सोल्युटली। जॉब तो है नहीं, क्योंकि मैम देखिए कोई 9 टू 5 वाला जॉब है नहीं ये। राइट, जैसे कि आप 9 बजे ऑफिस पहुंचे और 5 6 7 बजे आप घर वापस आ गए। ये तो मतलब मॉर्निंग 6 बजे, 6:30 बजे से पीटी आपकी शुरू होती है, जिसमें आपको अपने जवानों के साथ में पीटी करना होता है ताकि एक बॉन्डिंग रहे उनके साथ में। फिर आप वापस आते हैं ऑफिस, घर आते हैं, घर से फिर ऑफिस 8:30 9 बजे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं। फिर 2 ढाई बजे आप वापस अपना घर आते हैं। फिर जनरली आप गेम्स फील्ड को जाते हैं, शाम को फिर ऑफिस जाते हैं। सो ये एक ऐसा, आई से इट्स अ प्रोफेशन व्हिच मेक्स यू ग्राउंडेड और इट मेक्स यू अ होलिस्टिक पर्सन आल्सो। मतलब आपका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो जाता है, वेदर इट इज फिजिकल, वेदर इट इज मेंटल स्टेमिना और फिजिकल स्टेमिना, या आपका जो भी एक रवैया है एक देखने का दूसरों को, वो आप थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है। और ये लर्निंग जो है आप सारा टाइम अपने तमाम उम्र अपने साथ आप रखते हैं, बिकॉज the kind of discipline which you imbibe from the forces, the kind of love for the nation which you imbibe from the forces, वो आपका सारा रहता है। मेरा ये मानना है। जब अपने फादर को मैं देखता था मैम, तो ये एक फीलिंग आती थी कि दिस इज समथिंग व्हिच आई आल्सो वांट टू डू, बिकॉज उनको मैंने कभी परेशान नहीं देखा। उनको मैंने कभी ये नहीं देखा कि वो गुस्से में हैं। कभी उनको मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने हमको टाइम नहीं दिया। उन्होंने उतना ही टाइम हमें, हमारी फैमिली को, मेरे भाई को, मेरी मदर को उतना ही टाइम दिया जितना वो अपने यूनिट को देते रहे और जितना अपने काम को देते थे। सो वो जो जो टाइम मैनेजमेंट का एक लर्निंग होती है, तो प्रॉब्ली वो हम मैंने उनसे सीखा। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल उनकी तरह हो गया हूँ। ठीक है? लेकिन प्लस आई हैव सीन हिम दैट हाउ टू रिमेन काम, पेशेंट इन ऑल द सिचुएशंस। कैसी भी सिचुएशन हो, आपको कैसे काम रहना है, कैसा आपको पॉजिटिव अपने थॉट्स रखने हैं, और उन्हीं में तभी सॉल्यूशन निकलता है। बिकॉज़ अगर आप किसी सिचुएशन में आपने अपना, इफ यू बिकम इम्पेशेंट, अगर आपने अपना पेशेंट लेवल खो दिया, तो देन इट इज लॉस फॉर यू आल्सो, एज वेल एज फॉर योर यूनिट, फॉर एंड यू बी लूजिंग योर मैन आल्सो मैम। तो ये सब जो चीजें हैं फौज सिखाती है। हुँ, दूसरा मैम, जैसे आपको बताया कि मेरे फादर थे, वो गोरखा राइफल्स में कमीशन हुए थे, जिसमें मैं भी कमीशन हुआ था। सो वहाँ के ट्रूप्स जो होते हैं, उनको कैसे मोटिवेट रखना है, बिकॉज हर यूनिट का, ट्रूप्स का एक अलग सा एक कल्चर होता है। आई कैन इट इज रिलेट टू ऑल दैट टाइम आल्सो। आई कैन इट रिलेट टू व्हाट ही यूज्ड टू फील। एंड मैंने वो फोर्सेस ज्वाइन किया, तो द सेम काइंड ऑफ फीलिंग केम इनटू मी आल्सो मैम। तो अब हम चलते हैं आपके एकेडमी एक्सपीरियंस पर। कैसी थी आपकी 10 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग एंड गोइंग टू ओटीए जहाँ आपके फादर की भी ट्रेनिंग हुई थी। सो व्हाट वाज़ इट लाइक? कितनी रिगरस होती थी ट्रेनिंग? कोई किस्से कहानियाँ जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं?
मैम एकेडमी की तो किस्से कहानियाँ तो बहुत हैं। अगर अगर हम लोगों ने उसमें मैंने सारी बातें बतानी शुरू कर दी तो मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू तो बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कशन ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। बट या कुछ हैं मैम जो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। और आई जॉइंड ऑफिसर स्ट्रेंथ अकेडमी चेन्नई इन अक्टूबर 2000 मैम। और जब हम यहाँ से जाते हैं हम बिल्कुल नेव होते हैं। इट्स लाइक एक जेंटलमैन कैडेट, एक डेडिकेटेड जो वहाँ जाता है तो उसको नहीं पता होता कि वो क्या सीखने जा रहा है या क्या इम्बाइब करने जा रहा है वहाँ पे। और आपके अंदर थोड़ा-सा मैं बोलूँगा एक डर भी होता है और थोड़ा-सा आप टेंशन भी होते हैं बिकॉज़ इट्स अ न्यू बिगिनिंग। एंड आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को यहाँ छोड़ के आप नई जगह जा रहे हैं बिल्कुल। हम लोग जब वहाँ पहुँचे मैम, तो मैं जैसे बताया कि कॉलेज में जब था तो आई वाज़ फाउंड ऑफ रॉक। सो मेरे बड़े-बड़े लंबे-लंबे बाल थे, हाथों में पूरे ब्रेसलेट थे मेरे और टैटू जीन्स में पहना करता था, वो सब वैसे ही था। तो फर्स्ट जब हम लोग वहाँ पहुँचे रॉकस्टार। अकेडमी गेट पे तो वहीं से हमें जो बड़े-बड़े अ, वही आप यू कैन से दैट। तो हमें बड़े-बड़े ट्रंक्स उठा के हमें बोल दिया गया कि ऑफिसर जो जेंटलमैन कैडेट मेस होता है, वहाँ पर आप लोग सब पहुँचिए। हम सारे वहाँ पहुँचे। एक अलग सी फीलिंग आई वहाँ पहुँच के मैम। जैसे मेस में पहुँचे हमने देखे जो हमारे जो क्लीन एक्शन थे, जो मार्टियर्स थे हमारे, जो भी हमारे ऑफिसर्स वहाँ से जो कमीशन हुए हैं उनकी द काइंड ऑफ वैलर, द काइंड ऑफ सागा व्हिच वाज़ रिटन अबाउट देम इन द ऑफिसर्स मेस, इन द जेंटलमैन कैडेट मेस। उनको देखकर बहुत ही प्राउड सा फीलिंग आया कि अब हम उनके फुटस्टेप्स में चलने वाले हैं, जिन्होंने इतना नाम रोशन किया इस एकेडमी का, देश का नाम रोशन किया, अपनी यूनिट पलटन का नाम रोशन किया। सो हम लोग मैम जैसे ही वहाँ पहुँचे और हमें डिमार्केशन हो गया था, कंपनीज हमें मिलनी शुरू हो गई थी। एंड देन आई गॉट द नौशेरा कंपनी। जब नौशेरा कंपनी हम पहुंचे तो हमें बताया गया था, जो हमने हमें अपने जो मेरे इनफैक्ट मेरे कजन थे मैम, वो भी पास आउट हुए थे अकेडमी से। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि जैसे तुम अकेडमी पहुंचोगे तो डे वन से झगड़ा शुरू हो जाएगा। सो हम जब वहाँ पहुंचे तो थोड़ा एक डर था मन में। बट जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ सीनियर्स थे नहीं हमारे कोई भी, क्योंकि हमारे जो सीनियर्स थे वो सारे कैंप के लिए हुए थे। सो वही कैंप जो था 3 से 4 दिन का कैंप था। तो हमें लगा यहाँ तो कुछ नहीं है, तो अभी तो ऐसा कुछ इतना जो सुना था, इतना जो डर था वो कुछ नहीं होगा। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैं सिर्फ व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि कंपनी जो होती है वो दे आर लाइक हाउसेस, आपको हाउसेस में एलोकेट कर देते हैं। और रगड़ा जो एक टर्म है वो बोलते हैं जब एकेडमी में आपके सीनियर्स इंस्ट्रक्टर्स आपको काफी सारी फिजिकल एक्सरसाइजेस देते हैं कि आप 2 घंटे रोलिंग कीजिए, आप ये कीजिए, तो उसको रगड़ा कहते हैं। यस सर। तो हाँ, जैसे में अकेडमी होता है क्या है कि जेंटलमैन कैडेट्स के लिए अलग कंपनीज हैं, लेडी कैडेट के लिए कंपनी होती हैं। और जैसे आपने कहा रगड़ा जो है इट्स अ फिजिकल पनिशमेंट व्हिच इंटेंड टू मेक यू फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग मैम। यस। तो आप हम उसे पनिशमेंट तो नहीं कह पाएंगे। रगड़ा जैसे बोलते हैं कि ठीक है, एक तरह का ये एक्रोनिम आ गया एकेडमी में, तो वो हम बोल सकते फिजिकल हैं। टास्क। तो या फिजिकल टास्क यू कैन से। सो उसके बाद हम लोग जब अपने अपने बैरक्स में पहुंचे थे तो 2-3 दिन तक हमें सीनियर्स नहीं दिखे। तो हमें लगा चलो ये अच्छा माहौल है, इसमें कुछ नहीं है, आराम से हम लोग उठते थे, आराम से हम लोग सोते थे। उन दिनों में थोड़ा सा क्योंकि आप अभी अकेडमी पहुंचे हैं तो आपका बाकी यूनिफॉर्म सिलना और बाकी ड्रेसेस का जो होता रहा आपको मिलना, वो सारा हमारा कार्रवाई चल रहा था। मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि मैम जब सीनियर्स वापस आए रात को 12 साढ़े 12 बजे के बाद होगा। तो अकेडमी में होता क्या है मैम, एक ओवर स्टडी और एक अंडर स्टडी होता है। ओवर स्टडी बेसिकली इज अ सीनियर, और वो आपका जो है ही बिकम्स लाइक अ बडी, सीनियर बडी। वो आपको जो है सारा अकेडमी के बारे में बताएगा, सिखाएगा, अपनी नौशेरा कंपनी के बारे में बताएगा। क्योंकि वो जैसे ही आए रात को 12 साढ़े 12 बजे, सबसे पहले उन्होंने उठा के मेरे को बहुत खींच के लात मारी मेरे को कि योर पॉप इज हियर नाउ एंड यू आर स्टिल स्लीपिंग। सो अब मुझे, मैंने ये जैसे ही मैं उठा, मैंने बोला सर, बट आई वाज सरप्राइज। आई सेड कि सर बट माय फादर इज इन दिल्ली, आई डोंट नो व्हाई ही इज हियर। तो जैसे ही मैंने ये बात बोली उनको, तो वो भी मैम 3-4 सेकंड के लिए थोड़ा वो भी सरप्राइज हो गई, बोल के रहा है, बोलता नो योर पॉप इज हियर ओनली। मैं कहा बट नो सर, ही इज इन दिल्ली एंड आई जस्ट स्पोक टू हिम इन द इवनिंग। ही सेड इडियट, योर एकेडमी पॉप इज हियर। मैं कहा सर आई डोंट नो व्हाट एकेडमी पॉप इज, आई ओनली नो दैट मेरे तो एक ही फादर है जो दिल्ली में। फिर वो थोड़ा सा बोल रहा है, यार तू मेरा रैगिंग ले रहा है या मैं तेरी रैगिंग ले रहा हूँ। तो मैं कहा, और आई वाज टोटली सरप्राइज, आई वाज हाँ। नॉट इवन अवेयर कि ऐसा भी कुछ होता है, पॉप क्लूलेस। बोलते हैं। क्लूलेस कि क्लूलेस। सीनियर्स को या पॉप बोलते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आपके पापा पॉप। दिल्ली में हैं। या सो देन ही सेड कि यार अकेडमी, एंड दिस आर राइट, दीस आर वर्ड्स व्हिच इज यार अकेडमी में सीनियर को पॉप बोलते हैं। तो मैं कहा ओके सर, आई एम सो सॉरी सर, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो फिर उसके बाद वही मैम साढ़े 1 साढ़े 12 1 बजे हमें फॉलो इन कर दिया। हम अपना बैग से बाहर आए हम लोग,
और वो जो 3-4 दिन की जो हमारे हनीमून पीरियड था हमारा, वो ऐसा क्रैश हुआ, हमें लगा ये क्या हो गया? और हमें 12:30 से लेके 4 साढ़े 4 तक हमें बहुत रगड़ा दिया गया, क्रीम रोल, फ्रंट रोल, टैंक पोज़ीशन और बहुत कुछ। तो उस टाइम हमें पता लग गया कि मतलब बॉडी में और कहाँ-कहाँ मसल्स होते हैं और कहाँ-कहाँ दर्द हो सकती है। और सर कैसी होती है सीनियर्स और जूनियर्स की बॉन्डिंग एकेडमी में? कैमराडरी कैसी होती है? इफ यू कैन टेल अस समथिंग अबाउट दैट। या सो मैम इनिशियल 2-3 महीने तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं सीनियर्स, बिकॉज़ वो ये चाहते हैं कि आप अपने आप को फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग कर लें आप, बिकॉज़ आप जब जूनियर टर्म में आते हैं तो आपके लिए बिल्कुल एक नया ही एक एनवायरनमेंट होता है। सो एक तरफ से ये नहीं बोलूँगा कि वो बहुत खुशी-खुशी से एनवायरनमेंट देते हैं आपको, नहीं, वो 2 महीने कम से कम दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, बट फॉर योर बेटरमेंट ओनली। और उसके बाद में आई स्टिल रिमेंबर इंसिडेंट मैम, हम लोग शाम को डिनर करने के लिए हम लोग जब जेंटलमैन कैडेट मेस में जाते थे, तो वापसी में हमें स्क्वाड में आना पड़ता था। स्क्वाड बेसिकली होता है एक ग्रुप ऑफ 4 कैडेट्स, और हमारा वहाँ पर एक अशोका पथ करके एक रोड होता है व्हिच इज कंसीडर्ड वेरी पायस रोड। उसमें आप चल नहीं सकते, उसमें आप अकेले नहीं चल सकते, आपको स्क्वाड में आना पड़ेगा और उसमें आपको स्लो जॉग करके आना पड़ता है। तो हम लोग जब वापस आ रहे थे डिनर करने के बाद में, 9:30-10 बजे की बात हो गई है, तो जो मेरे स्क्वाड के मेरे 3 कोर्समेट्स थे, वो दूसरी तरफ से चले गए वापस अपने कंपनी में, नौशेरा कंपनी में। मैं दूसरी तरफ से आया। सो मैं जिस तरफ से आ रहा था, वहाँ पर एक और दूसरी कंपनी थी कोहिमा करके, जिसमें एक सीनियर ने वहाँ के मुझे देख लिया आते हुए, और उनको ये लगा कि मैं स्क्वाड तोड़ के आ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कहाँ से आ रहे हो? तो आई टोल्ड हिम कि आई एम जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम माय डिनर। सो देन ही सेड स्क्वाड कहाँ से? आई टोल्ड हिम स्क्वाड तो सर वो दूसरे चला गया, और दे ऑलरेडी रीच्ड द बैरक। तो ही सेड कि अच्छा तू यहाँ टहलने आया है, घूमने आया है? मैं कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है, घूमने नहीं आया, बाय मिस्टेक प्रॉब्ली आई मस्ट हैव वेंचर्ड थ्रू दिस पर्टिकुलर बैरक। लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं मैम, और एक पहले तो मेरे को कस के मेरे को थप्पड़ मारा, और आई थिंक 2 ढाई घंटे उन्होंने मेरे को बहुत अगेन दैट रगड़ा वर्ड रोलिंग करवाई, और काफ़ी मेरे को उन्होंने टैंक पोजीशन और क्रीम रोल, फ्रंट रोल, बैक रोल सब करवाया। वो इस हद तक हो गया था कि आई स्टार्ट ब्लीडिंग, मेरे को नीज में काफ़ी ब्रूजेस लग गए थे, एल्बोज में काफ़ी छिल गए थे। तो करते-करते और रात को 1 डेढ़ बजे उन्होंने मुझे छोड़ा, और जब मैं वापस आया, सो वन ऑफ आवर सीनियर्स, ही वाज़ बेसिकली डूइंग द ड्यूटी कैडेट का जॉब कर रहे थे। वो बैरक्स में जा के देख रहे थे कि सारे जूनियर्स सोए हैं नहीं में। हम्म। तो ही सॉ मी एंड ही कॉल्ड मी, कि कहाँ से आ रहे हो अभी? तो आई टोल्ड हिम दिस, कैसे ऐसे करके हुआ है। फिर उन्होंने क्या किया कि द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी कि क्या तूने कुछ गलत किया? मैं कहा नो सर, आई डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, आई बाय मिस्टेक आई केम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैरक, अदरवाइज मेरे जो बाकी कोर्समेट्स थे वो आगे से चले गए थे। सो उन्होंने अपने कोर्समेट्स को, जो हमारे सीनियर थे, उनको उठाया और उस बैरक में गए, और मुझे साथ ले गए, जो दूसरी कंपनी की बैरक थी। वहाँ पे जाके उन्होंने मेरे से बोला, इनमें से कौन है वो सीनियर? अब पहले तो मैं घबरा गया कि किसी सीनियर का ऐसा नाम कैसे लूँ? बट देन ही सेड कि अगर तू नाम नहीं लेगा तो मैं तेरे को पूरी रात, तेरे को मैं यहीं पर रगड़ा दूँगा। ठीक है, सो देन आई टोल्ड हिम कि आई पॉइंटेड टुवर्ड्स दैट सीनियर, सो उसको बुला के एक थप्पड़ मारा कस के, एंड ही सेड कि दीस आर माय बॉयज, यू कांट ट्रीट देम लाइक दिस। अगर इसने कुछ गलती करी है, यू हैव फुल राइट, अगर गलती नहीं करी है, तो आपका राइट नहीं बनता कि आप ऐसा करें कि इसको इतना उनका ब्रूजेस आ जाए, इनको ब्लीडिंग चोट शुरू लग हो जाए। जाए। हाँ। और ये करके हम लोग वापस आए, बट वो 45 मिनट्स का फिर मेरे को रगड़ा दिया मेरे सीनियर्स ने, क्योंकि मैंने एक सीनियर को थप्पड़ खाते हुए देख लिया था। तो ये बहुत तो बॉन्डिंग होती है। मतलब सीनियर्स की लॉयल्टी जूनियर्स के साथ भी उतनी ही थी और सीनियर्स के साथ भी उतनी ही थी। तो अगर आपको उन्होंने प्रोटेक्ट किया है आपके वो लिए। वो इसलिए होता है बिकॉज़ एज़ अ कोर्समेट तो वो लोग भी मैम, दे आर लाइक टुगेदर। अब या अभी कोर्समेट के बीच में अगर लड़ाई भी होती है और जूनियर अगर देख रहा है ऐसे, तो इट इज़ हाँ, नॉट राइट। इट इज़ नॉट और राइट। इवन दो ही ट्राइड टू सेव मी, और आई विल से कि उन्होंने मेरे लिए उन्होंने अपने कोर्समेट के साथ में ऐसा झगड़ा हुँ, किया, हुँ, बट हुँ। वो टेम्परेरी था, ऐसा नहीं था कि हाँ। वो हम लोग आगे तक ले जाते हैं, ऐसा नहीं। नो बट दैट इज़ बट जब वंडरफुल सर। ऐसा नहीं है कि मतलब सीनियर्स अपना सीनियर होने के का मिसयूज़ कर रहे हैं या दिस इज़ वेरी गुड कि आपको वो कर आपके साथ स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन फॉर योर ट्रेनिंग, फॉर योर गुड, अननेसेसरीली कोई किसी को परेशान नहीं करता है, व्हिच इज़ अमेजिंग। ऐसा ही होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल मैम। देखिए मैम, होता क्या है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि आप अकेडमी जब जॉइन करते हैं, यू आर वेरी नेव, या आपके लिए बिल्कुल ही नया एनवायरनमेंट होता है। तो जो हाँ, सीनियर्स का
एज एल्डर ब्रदर आई से, एज मेंटर्स आई से, कि उनका ये काम होता है कि आपका अगर थोड़ा सा परेशान है या कुछ आपका एक अलग से आप एक ट्रॉमा में जा रहे हैं, मेंटल ट्रॉमा हो रहा है आपको, तो उससे आपको बचाएं सबसे पहले, प्लस आपको फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग कर दें स्ट्रॉन्गर। कि आप हर सिचुएशन को आने वाले आपके प्रोफेशनल लाइफ में या एकेडमी में अपने हर सिचुएशन को आप एक तरह से फेस कर सकें। तो ये बहुत एब्सोल्युटली। इंपॉर्टेंट होता है। और सिमिलरली यही हमने किया अपने जूनियर के साथ में भी, जब हमारे सीनियर टर्म, बिकॉज 6 6 महीने आप साथ में होते हैं मैम, इनिशियल 6 महीने आप साथ में यू बिकम अ जूनियर टर्मर, एंड देन आफ्टर 6 मंथ यू बिकम अ सीनियर टर्मर। जब हम्म। जूनियर्स आते हैं, बट देन यू रिमेंबर व्हाट एवर हैज बीन टॉट टू यू बाय योर सीनियर्स, तो वही आप अपने जूनियर्स को भी वैसे पास करते हैं। ऑन करते हैं, हाँ। तो मेरा अंडर स्टडी था मैम, when he joined, his weight was around 80 85 kg. You know, it becomes a responsibility of the overstudy to ensure कि जो भी आपके अंडर स्टडी हैं वो सारे के सारे टेस्ट जितने भी होते हैं, फिजिकल टेस्ट हो गए, एकेडमिक्स हो गए, वो सारे के सारे जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लें, ताकि वो ठीक टाइम पे अकेडमी से कमीशन हो जाए और पास आउट होकर निकलें यहाँ से। अदरवाइज अगर आपको, वैसे आपको चांसेस मिलते हैं, अटेम्प्ट्स मिलते हैं आपको, और बट अगर आप उन अटेम्प्ट्स में भी सारे टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए, तो देन यू रेलीगेटेड, और आपको 6 महीने और एकेडमी में रुकना पड़ता है, विच रियली नोबडी वांट्स टू स्टे बैक इन। या था अंडर स्टडी, उसको मैंने यही कहा था कि आई विल मेक श्योर कि you clear all your physicals, because he was brilliant academics में, बहुत अच्छा था वो, he was a BTech student, और बट थोड़े उसको वही था, ओवरवेट थे फिजिकली। ओवरवेट था, और रनिंग उसकी थोड़ी प्रॉब्लम थी, रोप क्लाइंबिंग उसकी प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। सो मैं क्या क्या करता था कि मैम जनरली जब वो 10 10:30 बजे वो लोग अपना डिनर करके आते थे, तो मैं उसको 1 घंटे के लिए मैं उसको पक्का ट्रेनिंग उसको देता था, फिजिकल ट्रेनिंग, एंड विच वॉज नॉट टू टॉर्चर हिम, जस्ट टू मेक हिम स्ट्रांग, और थोड़ा उसका वेट लूज है तो। और साथ में मैं भी करता था, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ उसके सामने बोलूँगा कि डू 20 पुशअप्स, डू 25 पुशअप, तो जैसे जैसे वो कर रहा है वैसे वैसे मैं भी कर रहा था, ग्रेजुअली इसको सिखाया। एंड आई एम रियली प्राउड टू से कि उसके सारे टेस्ट ही वाज एबल टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। और ये एक बहुत अच्छी बात थी। और देन आफ्टर 3 मंथ्स व्हेन ऑल दी टेस्ट वर क्लियर, देन ही केम बैक टू मी कि सर इनिशियली आपने मेरे को इतना रगड़ा दिया, मुझे बिल्कुल आपसे, आई यूज्ड टू हेट यू, मतलब मेरे को ये था कि यार अगर आप जिस दिन सो रहे होंगे मैं आपको आगे आपको गला दबा दूंगा। लेकिन अब मैंने रियलाइज किया कि अच्छा हो मैंने आपका गला नहीं दबाया, नहीं तो मैं कभी ये नहीं कर पाता। और जब उसने ये बोला तो मैं घबरा गया, मैं कहा अच्छा तेरे ऐसी भी टेंशन थी। सो एक बट आदमी में वाओ चलता सर, रहता है। आपकी आपकी एक्स्ट्रा जो आपने टाइम और एफर्ट डाला टू ट्रेन हिम, उसकी वजह से उनका टाइम पे उनकी एकेडमी से वो पास आउट हो गए, व्हिच इज सच एन अमेजिंग थिंग टू डू। अ, मैं ये बोलूँगा मैम कि जब हम अकेडमी ज्वाइन करते हैं, तो पहले हमें पूरा जला दिया जाता है, मतलब वी बीन टोटली बर्न इनटू एशेस, और फिर उस ऐश को दोबारा से मोल्ड करके एक नया नया ऐसे कैडेट, एक नया इंसान बनाया जाता है। होती है 9 10 महीने की सर, ये तो फिर लाइफ लॉन्ग आपके काम आती होगी, इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ लाइक यू सेड। तो इट्स मैम इट्स अ वेरी अमेजिंग। साइंटिफिक ट्रेनिंग, मतलब मेरे को, मैं अभी रियलाइज किया मैंने, देखा जाए तो जो भी प्रोसेस है, आप जब रिटन एग्जाम देते हो और आप जब अकेडमी ज्वाइन करते हो, तो जितने भी ये प्रोसेस आते हैं बीच में, चाहे रिटन एग्जाम हो गया, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ये बहुत साइंटिफिक है। तो इसमें ऐसा किया जाता है कि हर एक बंदे पर ध्यान दिया जाता है। जब हम अकेडमी पहुंचते हैं तो हमारे इंस्ट्रक्टर जो है, जैसे अगर हमारी से कंपनी नौशेरा कंपनी का स्ट्रेंथ, हम जैसे गिव एग्जांपल, अगर वहां पर हमारे से 80 कैडेट्स हैं जूनियर टर्म के, सो जो इंस्ट्रक्टर है वो एक एक कैडेट का मैम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं को देखेंगे, हाँ ये 4 बंदे अच्छा कर रहे हैं, 4 बंदे अच्छा नहीं कर रहे तो इनको मत देखो, अच्छा नहीं कर रहे। फिर वो उसी के हिसाब से वो अपने अपने जो प्रोग्राम्स को अपना बनाते हैं, अपने जो करिकुलम को ऐसे बनाते हैं कि कैसे कि कैसे सारे 80 के 80 एक साल बाहर निकले। सो कोई भी सर इंस्ट्रक्टर मैम। बेसिकली ट्रेनिंग में जो अगर जितने भी कैडेट्स हैं, दे उनको सेम लेवल पे लेके आ जाते हैं मेंटल और फिजिकल फिटनेस के, ऑल ऑफ देम कम टू द सेम लेवल। टोटली उसमें वंडरफुल उसमें सर। उसमें ये नहीं होता है कि मतलब ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला कि सिर्फ एक ही कैड बहुत अच्छा कर रहा है, स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो इसी के ऊपर ध्यान दो, ये अकेडमी में अच्छा कर रहा है इस पर ध्यान दो, ऐसा नहीं। वो आपको एक होल सोल, एक आपको इंडिविजुअल ऑल बनाएंगे, राउंडर। ऑलराउंडर बना देंगे आपको, लाइक an officer who can be good in sports, who can be good in dealing with his men also, who can think in during the adverse situations also, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे कमांड करना है, वर्क कैसे अंडर ट्रूप्स को स्ट्रेस। वो सारा। सो ये सब मैम चलता रहा 8 9 महीने,
तो 10 महीने जब हम लोगों ने करा तो सर और आई नो कि यू नो व्हेन यू वर इन द एकेडमी तब आप आपकी जो वाइफ हैं स्वाति मैम तब आप या उनको डेट कर रहे थे। तो कैसे आपने मैनेज किया कि आप एकेडमी में तो आप कहीं जा नहीं सकते, घर वापस नहीं जा सकते, तो 9-10 महीने के लिए ना मिल पाना, तो आपने कैसे मतलब अपनी रिलेशनशिप को सस्टेन किया थ्रू दोज तो 9 मैम मंथ्स? इसका भी एक स्टोरी है। जब व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, तो तब तक मैंने स्वाति को नहीं बताया था कि आई एम प्लान टू जॉइन आर्मी। और क्योंकि उसको ये था कि आर्मी इज अ वेरी डेंजरस ऑक्यूपेशन, तो उसके बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ सिविल बैकग्राउंड, तो उनको हाँ, बिल्कुल ये था कि आर्मी बड़ा डेंजरस है। हाँ, और मुझे अभी तक लाइफ याद है कि थ्रेटनिंग। व्हेन आई प्रपोज टू हर, और तब उसने मुझे सबसे पहले कहा था, देखो ऐसा है कि थैंक गॉड यू आर नॉट इन द आर्मी, मैं तो कभी आर्मी वाले के साथ में नहीं रह सकती। और मेरा तो बिल्कुल चिप हो गया था, यार मैं तो बताया नहीं अभी कि मेरे को तो ज्वाइन करना है अकेडमी। Then when I cleared my SSB and when I came back to Delhi, तो बड़ा मैं बहुत ड्रामेटिक हो गया। मैंने उसको बोला, देख ऐसा है कि मेरे लिए तो फौज ही है, और ठीक है ना, इधर यू हैव टू चूज बिटवीन मी और इट्स योर लाइफ। और तो बताओ क्या करना चाहिए, आपको लगता है कि आप मेरे साथ रह पाओगे? तो शी सेड सिंपली, हाँ इट्स योर लाइफ, कर ले, अच्छी बात है, ये इतना ड्रामेटिक क्यों हो रहा है इतना? तो जो मैंने इतना सोचा था कि वो मैं अकेडमी जाऊंगा तो वो रोएगी, ये मैं नहीं मत रो, चुप रहे, कुछ नहीं होता, मैं वापस आऊंगा टाइप गाने गा गा के जाऊंगा, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। सो मैं जो मेरा ये भी था एक सपना कि ठीक है अपनी गर्लफ्रेंड को जो है मैं वो रो रही होगी मेरे को जाते हुए देख के, कुछ नहीं हुआ। शी सेड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, डू वेल एंड कम बैक। बहुत सिंपल, मतलब इनफैक्ट मेरे को मैं रो पड़ा, ये क्या हो गया टाइप। तो मैम उन दिनों में जब अकेडमी पहुंचे, हाँ, तो उन दिनों में तो कोई मोबाइल और मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन हुआ करते रहे। हाँ, वो भी अगर हमारे सीनियर हम पर अगर थोड़ा सा मेहरबान हो जाए तो कभी कभी हमें सुबह 4 साढ़े 4 बजे फोन करने का मौका दिया जाता था। अदरवाइज अगर आउटपास मिलता है, संडे के संडे आउटपास मिलता था, बाहर से जाके आप आउटपास में आप फोन कर सकते हो। तो वो वीकली कॉल्स हमारी होती थी मैम, हुँ, कि सुबह 4 बजे तो मैं उनको नहीं फोन कर सकता था। और अदरवाइज लेटर्स आना, लेटर्स का जो हमारा था मैम, थैंक्स टू इंडियन पोस्टल सर्विसेज, तो लेटर्स हम लोग बहुत रेगुलर लिखते रहे। इनफैक्ट she used to probably daily write me, and I used to get every alternate day I used to get letter and a box of sometimes chocolates, sometimes toffees from her side, जो कि जैसे आता था पोस्टमैन जब वो देने आते थे, तो मेरे सीनियर्स उसको किडनैप और हाईजैक कर लिया करते थे। वो जो चॉकलेट्स ही है वो था। और मेरे को लेटर्स भी मेरे को तब मिलती थी जब मैं 25 से 30 पुशअप्स करूंगा, उसके बाद मेरे को लेटर दिया जाता था। हुँ। और फिर जब मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है 1-2 महीने के बाद में, और मैंने देखा कि ये जो पोस्टमैन आके उनको देता है, तो मैंने थोड़ा पोस्टमैन से दोस्ती यारी बढ़ाई और उनको मैंने कुछ पैसे थोड़े से देने शुरू कर दिए कि डायरेक्टली आप मेरे को ही मेरे कैबिन में आके या मेरे रूम में आके आप मेरे को दीजिएगा। हुँ, तो ये सिलसिला चलता रहा मैम कोई 1 महीना 1.5 महीना। और हाँ, एक दिन ही ब्लर्टेड आउट एवरीथिंग कि मेरे को तो ये पैसा देता है, उसके बाद जो है अब डायरेक्टली मेरे को हैंड ओवर करता है ये। तो वो फिर सीनियर्स को पता लगा, तो थोड़ा मेरा और मेरे को पनिशमेंट टाइप मिला, वहाँ पे झगड़ा मिला। बट ग्रेजुअली हम 3 महीने के बाद में वी बिकेम सीनियर्स, एंड ऑल जूनियर्स बिकेम पैल्स, दे बिकेम बडीज, और उसके बाद में फिर कभी ऐसा हुआ नहीं। यस सर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर पिपिंग सेरेमनी कि मतलब 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद फाइनली जब वो स्टार्स आपकी यूनिफॉर्म पे लगते हैं एंड आपके पेरेंट्स आई एम श्योर आए होंगे। आपके पापा ने वापस ओटीए उनकी एकेडमी देखी होगी एंड फिर आपको पास आउट होते हुए देखा होगा। व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक? कितना विविड है वो आपकी मेमोरी में आज भी एंड कैसी फीलिंग थी? Yeah, so I think, ma'am, every for every parent, ma'am, it's a very proud moment when they see their son or daughter getting commission from Officers Training Academy, Chennai, and joining the battalion where they've served. होता क्या मैम, अगर दो 2 से 3 महीने पहले जब चॉइस ऑफ आर्म आती है, तो आप एक पेरेंटल क्लेम ले सकते हैं। अगर आपके फादर ने एक पर्टिकुलर यूनिट में रेजिमेंट में सर्व किया है, तो आप उस यूनिट का पेरेंटल क्लेम ले सकते हैं एज अ सेकंड जनरेशन ऑफिसर। और अगर उस पर्टिकुलर यूनिट में वैकेंसी नहीं होती है, तो आर्मी क्रिएट्स अ वैकेंसी फॉर यू। तो मैंने जब अपना पेरेंटल क्लेम लिया, तो माय फादर आस्क्ड मी कि व्हाई आर यू चूजिंग दिस। आई सेड कि you've served here, my grandfather has served here, so that is something I really want to be a part of this unit only, and that was it. And then on the day of commissioning, ma'am, होता क्या है, before the commissioning, the army takes care of all the parents who are there for that ceremony. तो 3 से 4 दिन का मैम पहले वो बुला लिया जाता है पेरेंट्स को भी, और
उनको पूरा एक तरीके से अकेडमी घुमाया जाता है, कहाँ का उनके बच्चों ने ट्रेनिंग करी है वो दिखाया जाता है, तो छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं। सो इट वाज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट व्हेन आई took my parents around to my company. My dad went to his company also. My dad was from Jisami company, so he went to his company also. Then he showed me कि हम ये मेरा बैरक था, तो मेरे लिए बड़ा प्राउड सा फीलिंग था कि ठीक है मैं उसी उसी अल्मा मैटर से निकल रहा हूँ जहाँ पर मेरे फादर ने भी में ट्रेनिंग करा था. हाँ, So I think probably he also became nostalgic after seeing Ashoka Path के हाथ हम लोग स्क्वाड में भागा करते थे, तो उनके लिए भी अलग सा फीलिंग था. फिर मैम जो एक सबसे यूनिक फीलिंग आती है मैम वो होता है जब आप अकेडमी में अंतिम पग करके एक स्टेप है मैम, वो इट्स इट्स मेड ऑफ मार्बल, वो हमारे जो परेड ग्राउंड है वहाँ पर होता है. और वो जो है मैम उसमें क्या होता है कि अंतिम पग जैसे आप क्रॉस करते हैं देन यू बिकम द ऑफिसर ड्यूरिंग द डे ऑफ योर कमीशन, यू बिकम द ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी. और उससे पहले अंतिम पग से पहले इट्स जस्ट वन स्टेप. और उससे पहले जितने भी आपके जेसीओ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या जो आपके एनसीओ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आपको बहुत ही अजीब तरह से आपसे बिहेव करेंगे कि जीसी तुमने ऐसा नहीं किया, जीसी तुम बड़े फिजिकल अनफिट हो, जीसी तुम्हारा यूनिफॉर्म ठीक नहीं है, जो भी 8-9 महीने का वो ट्रेनिंग का रगड़ा देते हैं वो लोग. और जैसे ही आप वो अंतिम पग को क्रॉस करते हैं वही जेसीओ इंस्ट्रक्टर और वही एनसीओ आपको सलूट मारता है और जय हिंद साहब करके बोलता है. तो वाओ! वो एक बहुत अच्छी से गूज़बम्प्स वाली फीलिंग होती है, ये क्या हो गया जिन्होंने जिन्होंने मेरे को अभी 8-9 महीने इतना रगड़ा दिया है और इतना मेरा इतना एक तरीके से मेरे को फिज़िकली इतना फिट ट्रेन किया है जो भी इन्होंने बताया, और उनके उनके हिसाब से तो मैं ऑफिसर बनने लायक ही नहीं हूँ. अब सडनली जैसे मैं अंतिम तक क्रॉस किया कमीशनिंग के टाइम पे, तो वो मुझे सैल्यूट मार रहे हैं. So I went to this JCO who saluted me after I got commission. In fact, he was from Gorkhas only. Very nice JCO. He was from Gorkhas only. तो आई जस्ट सेड थैंक यू साहब, आपने इतना मेहनत करके हमें यहाँ तक लेके आए. तो उन्होंने मुझे बोला कि जेसीओ साहब ने बोला कि जो 8-9 महीने आप लोगों के साथ में हम लोगों ने ऐसे आपको ट्रेन किया, आप लोगों को ऐसे बोला कि आपको डांटा भी, आपको क्या बोलते पनिश भी किया आप लोगों को, वो आप सबके भले के लिए था. क्योंकि होता है कि आप जब यूनिट ज्वाइन करेंगे और किसी भी रेजिमेंट में जाएंगे, तो हम जैसे लोग आप लोगों को एज ऑफिसर देखेंगे और हम बोलेंगे कि हमारा ऑफिसर आया है जो कि हमें कमांड करेगा. और अगर आप ठीक से कमांड नहीं कर पाए, अगर आप ठीक से जो एक तरीके से आपसे एस्पिरेशंस हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो अगर वो नहीं आप पूरी कर पाए, तो वो हमें तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, बट ये फौज के लिए और यूनिट के लिए बहुत खराब है. सो हमारा मेन एम ये रहता है कि आप जहाँ पर जाएं अच्छा करें, अपने आप को स्ट्रांग फील करें और ठीक से हमें कमांड कर बट सकें. व्हाट तो एन आई अमेजिंग या मोमेंट सर कि जो आपके इंस्ट्रक्टर्स थे आपको डांटते थे ट्रेनिंग में, वो अंतिम अंतिम पग क्रॉस करने के बाद वो आपको कहते हैं कि अब आप हमारे ऑफिसर हैं, अब हम आपसे ऑर्डर्स लेंगे. ब्यूटीफुल. बिल्कुल. आपका कमीशनिंग से पहले जब आपका प्रेपिंग सेरेमनी होती है, तो आप अंतिम पर क्रॉस करते हैं, देन यू गो बैक टू योर बैरक, चेंज इनटू योर यूनिफॉर्म, और आप स्टार्स वगैरह पहनते हैं, उसको कवर कर लेते हैं पहले आप. उसके बाद आप मेस में आते हैं, मेस में आके आपके पेरेंट्स वहाँ खड़े होते हैं, एंड यू कैन सी द शाइन इन देयर आईज आल्सो, एंड व्हाट प्राउड मोमेंट फॉर देम आल्सो. वाओ. और उसके बाद आपके पेरेंट्स जो हैं आपको आपके स्टार्स को लगाते हैं आपके शोल्डर्स में. और then you salute your parents. Because I salute my dad because he वाओ. again being from the army, so I saluted him. He saluted back also. Then you really feel great about that. उसके बाद एडजुटेंट जो होते हैं एकेडमी के, वो आपको एक ओथ सेरेमनी होती है, वो लेते हैं हम लोग ओथ सेरेमनी का. देन यू गेट 21 डेज ऑफ मच नीडेड ब्रेक, जो आप घर आके अपना 21 दिन के लिए आप छुट्टी में आते हैं. और जब मैं आया था तो मेरा बिल्कुल वही था कि ठीक है, अब तो यूनिफॉर्म पहन के थोड़ा बाइक में घूमूंगा आसपास, फ्रेंड्स को मिलूंगा, नेबर को दिखाऊंगा, एंड आई टेल देम आई एम अ लेफ्टिनेंट इन द आर्मी, नो आई एम गोना मीट स्वाति, आई एम गोना टेक हर आउट. वो हाँ. सब तो वो सब करा, वो सब भी किया, बट वही हाँ. वाली बात है, वो दोज आर द थिंग्स व्हिच यू रियली चेरिश. तो ये इंटरव्यू का फर्स्ट पार्ट था. आज हमने जाना कि मेजर सुमीत के जो ग्रैंडफादर थे वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए थे 10 मंथ्स के लिए बर्मा में. और वर्ल्ड वॉर 2 जब वो लड़ रहे थे और उनकी फैमिली ने सोचा था कि शायद वो उन्हें कभी वापस देखेंगे भी नहीं, और कैसे वो 10 मंथ्स के बाद वापस आए और अपनी फैमिली से रीयूनाइट हो गए. ऑल्सो हमने उनकी फादर की जर्नी को जाना एज एन आर्मी ऑफिसर. एंड ऑफ कोर्स कि क्या मेजर सुमीत को इंस्पायर करता था उनके पापा को यूनिफॉर्म में देखना, उनकी कैमराडरी देखना उनके यूनिट के साथ. और ये सारी स्टोरी सुनना अपने ग्रैंडफादर फादर सबकी, जिससे उन्होंने बचपन से ही सोच लिया था कि उन्हें भी इंडियन आर्मी ऑफिसर ही बनना है. और कैसे वो
इंडियन आर्मी ऑफिसर बने, उनकी एकेडमी की जर्नी, ये सब आज हमने देखा। और जो पार्ट 2 है इस इंटरव्यू का, उसमें भी कुछ बहुत अच्छे-अच्छे किस्से और कहानियाँ हम सुनेंगे मेजर सुमीत से। उनकी आगे की जर्नी एज़ एन इंडियन आर्मी ऑफिसर जानेंगे और उन्होंने आर्मी के बाद क्या किया है, वो भी जानेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। And like I always say, let's make India a less forgetful and a more grateful country. Jai Hind, Jai Bharat.